डैफोडिल कोचिंग क्लासेज के समसामयिकी के इस विशेष एपिसोड में मैं सतवीर सिंह सिसोदिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं डेली समसामयिकी के अंतर्गत जो घटनाएं घटित होती है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हों चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों, जिसमें हम प्रशासनिक निर्णयों के बारे में, देश के न्यायिक निर्णयों के बारे में एक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। और इसके साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जो नवीन शब्द भी हैं, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिशन के अंदर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित जो चैप्टर जोड़ा गया है उनमें इन नवीन शब्दावली के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में भी एक निश्चित खाका खींचेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड शब्दावली, तो जिसके अंतर्गत एक नया शब्द आया है और जिसका नाम है रूहदार। ये रूहदार शब्द जो है वो एक वेंटिलेटर है, या हम ये कह सकते हैं कि चिकित्सा उपकरण है। अभी वर्तमान के अंदर जो कोविड-19 से रिलेटेड महामारी चल रही है, जिसमें समस्या ये आती है कि जो विशेषकर बुजुर्ग श्रेणी के लोग हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नवजात जो शिशु हैं, अगर वो इस संक्रमण से ग्रसित हो जाए तो उनकी अंतिम फेज में वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है, जिससे उनको ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा सके। अगर हम वर्ष 2020 के प्रारंभिक चरण की बात करें तो भारत में लगभग 50,000 वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध थी, जिसको हाल ही के अंदर एक बड़े लेवल तक बढ़ाया गया है। और उन 50,000 के अंदर अगर हम कोरोना के लिए आरक्षित वेंटिलेटर की संख्या का आकलन करें तो लगभग वो संख्या बैठती थी 14,000 के आसपास। तो एक बड़ा चैलेंज था भारत के सामने कि इस प्रकार के चिकित्सा उपकरणों की ये संख्या बढ़ाई जाए, और ये एक चिकित्सा उपकरण अभी हाल ही के अंदर विकसित किया गया है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका विकास किसके द्वारा किया गया, तो हम ये कह सकते हैं विकास किया गया इसका बॉम्बे आईआईटी के द्वारा। बॉम्बे आईआईटी के द्वारा। और इसके साथ एक जम्मू कश्मीर का एक धार्मिक संगठन भी इससे जुड़ा हुआ है, विशेषकर इसमें मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं उनकी विशेष भूमिका रही है इसको डेवलप करने के लिए। तो इसके विकास से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा जाए तो जिसमें बॉम्बे आईआईटी उत्तर होगा। इसके साथ ये पूछा जा सकता है कि है क्या ये, तो ये एक वेंटिलेटर, या हम ये कह सकते हैं कि चिकित्सा उपकरण है। समसामयिकी के दूसरे वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शब्द की अगर हम चर्चा करें तो वो है कर्मीबोट। अब कर्मीबोट जो है वो एक रोबोट है, और इस रोबोट का विकास कोविड-19 के जो मरीज हैं उनको दवाई एवं भोजन की सप्लाई करने के लिए किया गया है। और ये कर्मीबोट नामक जो रोबोट है वो केरल द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका विकास, या हम ये कह सकते हैं कि इसका डेवलपर जो है वो एसियोम रोबोटिक्स नामक कंपनी है, और ये स्टेट है केरल। डायरेक्ट प्रश्न इसमें ये पूछा जा सकता है कर्मीबोट रोबोट का विकास किस स्टेट के द्वारा किया गया, तो अपना उत्तर होगा केरल। अगर इससे रिलेटेड संस्था का नाम पूछा जाए या कंपनी का नाम पूछा जाए तो इसमें एसियोम रोबोटिक्स नामक की कंपनी है जिसने इसका विकास किया है, और इस रोबोट का नाम है कर्मीबोट। क्योंकि इस कोविड-19 के उपचार की अगर हमें आज तक उपलब्ध इलाज या हम बचाव के तौर पर बात करें तो इसकी वैक्सीन के अभाव में केवल और केवल इसका बचाव जो है वो फिजिकल डिस्टेंसिंग के द्वारा ही किया जा सकता है। और इस दृष्टिकोण से ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का उपयोग कैसे करें। यद्यपि हम जैसे लोगों के लिए ये बात बहुत ठीक है या सरल है, लेकिन जो स्वास्थ्य कर्मी है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उन लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कर्मीबोट नामक एक रोबोट उपलब्ध करवाया गया या विकसित किया गया। तो ये जो दो शब्द हैं आज के दृष्टिकोण से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अगर हम आज के न्यायिक निर्णयों की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायिक निर्णय है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है भारत सरकार या केंद्र सरकार को यह आदेश दिया है, वन नेशन
वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को संपूर्ण भारत में लागू किया जाए। अगर हम इस योजना की पृष्ठभूमि में जाएं, वन नेशन वन राशन कार्ड, तो ये योजना शुरुआत हुई थी इसकी या जून 2019 में। और इस योजना का वास्तविक उद्देश्य ये है कि भारत में अगर हम बात करें राजस्थान के लिहाज से देखें तो राजस्थान में बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनके वर्कर यहाँ काम करते हैं, उनके ये सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी भी यहाँ काम करते हैं। तो ये जो राशन कार्ड की स्कीम लागू हो जाएगी तो अगर कोई बिहार का कार्मिक है तो वो राजस्थान के चूरू में या राजस्थान के जयपुर में कहीं पर भी राशन प्राप्त कर सकता है। तो कोविड-19 के चलते बहुत सारे कर्मचारियों की या बहुत सारे कार्मिकों की एक समस्या है, जो प्रवासी श्रमिक है वो अपने अपने स्टेट में नहीं पहुंच पाए हैं, बाकी स्टेट में वो फंस गए हैं। तो अगर ये योजना शुरू हो जाए तो उन्हें राज्य स्तर पर या फिर हम ये कह सकते हैं कि नेशनल स्तर पर जो सरकारों के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है वो किसी भी स्टेट में वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ये डिसीजन आया है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, इसके उद्देश्य और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अंतर्गत ये चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा जो आज का न्यायिक निर्णय है वो है राजस्थान हाई कोर्ट से रिलेटेड है, और उसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ये दिया है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति का उल्लेख नहीं करना होगा, जाति का उल्लेख नहीं करना होगा। अर्थात जब हम कोई शपथ पत्र लिखते हैं या फिर हम इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का पंजीयन करवाते हैं या फिर आवेदन पत्र फिलअप करते हैं तो उस दौरान विशेषकर जाति का उल्लेख किया जाता है। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है। हो सकता है कि इसमें जातिवाद का एक सामाजिक समस्या उभर कर आती हो या फिर जातीय जो संप्रभुता है या जातीय संकीर्णता, ऐसा भी एक सामाजिक हम ये कह सकते हैं कि गैप कई जातियों के बीच में बन जाता है। तो उसका निराकरण करने के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया गया है, ये माननीय राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि किसी भी प्रकार का, चाहे आप सरकारी या गैर सरकारी, किसी भी प्रकार का, चाहे आप रिकॉर्ड रखें या फिर हम कह सकते हैं पंजीयन करवाएं या फिर कोई शपथ पत्र देना हो, तो उसमें जाति का उल्लेख नहीं करना है, जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। तो ये आज के दो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, जो एक माननीय सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड था और दूसरा जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट से संबंधित है। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही के अंदर अपने नेशनल लेवल पर दो स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने दो छोटी छोटी योजनाएं प्रारंभ की है। कोविड-19 के चलते इन योजनाओं का विशेष उद्देश्य भी है और हम ये मान सकते हैं कि वो योजनाएं केवल और केवल कोविड-19 के लिए ही प्रारंभ की गई है। तो वो जो महत्वपूर्ण योजनाएं जिनके बारे में हम अब डिस्कशन करेंगे, तो पहली जो योजना है वो है जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना अब ये जो जीवन शक्ति योजना है वो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रारंभ की गई है और इसको प्रारंभ करने वाला स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने ये महिलाओं के लिए शुरू की है। तो इसका हम प्रारंभ करता स्टेट्स है वो मध्य प्रदेश रहेगा इसका उत्तर, और इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है तो उद्देश्य है इसका महिला सशक्तिकरण। इस कोरोना नामक महामारी के अंदर अगर इसके उपचार या बचाव से रिलेटेड हम मुख्य सिद्धांतों की बात करें तो मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य किया गया है। और ये योजना जो है जीवन शक्ति योजना वो भी मास्क से संबंधित है कि मध्य प्रदेश स्टेट्स के अंदर जब लॉकडाउन लगा है तो उस दौरान बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनके सामने काम की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो इसके लिए अगर कोई महिलाएं मास्क बना के और उसको विक्रय करती है तो उसका जो ग्राहक है वो होगी मध्य प्रदेश सरकार, और प्रति मास्क जो है प्रति मास्क 11 रुपए की दर से सरकार इनका क्रय करेगी। लेकिन ये इस योजना के अंदर केवल और केवल महिलाओं को ही शामिल किया गया है। 18 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक की आयु वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया है और एक बार में सरकार महिलाओं को 200 मास्क तैयार करने का ऑर्डर देगी। तो इस योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण
अगर हम ये कह सकते हैं कि जीवन शक्ति योजनाओं से, जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत किस वस्तु के उत्पादन या हम किस उत्पाद के उत्पादन से संबंधित है या इसका प्रारंभ किया गया है, तो उसका उत्तर होगा मास्क। और स्टेट्स की अगर बात करें तो स्टेट्स है इसका मध्य प्रदेश। इसी के साथ साथ एक योजना और भी है जो भी कल ही प्रारंभ की गई है और जिसका नाम है धनवंतरी योजना। दूसरी जो योजना है वो है धनवंतरी योजना। धनवंतरी योजना का प्रारंभ भी असम सरकार के द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य कोविड-19 की ये जो वैश्विक महामारी है उसके निराकरण या उसके समाधान के लिए ही है। इसका उद्देश्य कि असम के अंदर जो कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लगा है उस दौरान चाहे कोविड-19 के संक्रमित मरीज हो या फिर असम के स्थानीय नागरिक, उन लोगों तक राशन व दवाइयों की आपूर्ति करने के लिए ये असम सरकार के द्वारा योजना चलाई गई है जिसका नाम धनवंतरी योजना है। तो कल के दिन की दो महत्वपूर्ण योजनाएं, एक का नाम जीवन शक्ति योजना जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। अगर हम उत्पाद या प्रोडक्ट की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को मास्क तैयार करके और सरकार को बेचने होंगे। मतलब किसी भी बड़े, ना तो हम ये कह सकते हैं कि व्यापारिक घराने को उनके लिए ऑर्डर दिया जाएगा, सरकार ही उनका ऑर्डर देगी और सरकार ही उनको क्या करेगी, क्रय करेगी। हाँ, इसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रति मास्क की कीमत क्या रखी गई है, तो उस दौरान आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्रति मास्क की जो कीमत है वो 11 रुपए। यद्यपि सरकार है वो इसको सब्सिडी पर बेचेगी लेकिन महिलाओं को 11 रुपए के हिसाब से पेमेंट या भुगतान किया जाएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं आज की समसामयिकी के अंतर्गत। अगर इसके साथ ये राष्ट्रीय परिदृश्य हो गया, हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर एक रिपोर्ट आई है और जो एक संस्था है जिसका नाम है सीपरी नामक संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। वैसे भी आपको पता होगा कि सीपरी जो संस्था है वो विशेषकर सामरिक मामलों से संबंधित या सैन्य मामलों से संबंधित अपनी रिपोर्ट्स जारी करती है। इस सीपरी की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। यह संस्था देश विदेश के अंतर्गत जो वर्तमान में एक दृष्टिकोण विकसित हुआ है, हम यह कह सकते हैं कि चलन जो है स्ट्रेटेजिक मामलों का या सामरिक मामलों का या सैन्य मामलों का उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स जारी करती है। हाल ही के अंदर जो सीपरी ने रिपोर्ट जारी की है उसमें सैन्य लागतों से संबंधित देशों की रैंकिंग जारी की है। तो इसमें सबसे ज्यादा सैन्य लागत वाले देश जो है, सबसे ज्यादा सैन्य लागत वाले राष्ट्र, इसमें प्रथम स्थान अमेरिका को मिला है, दूसरा स्थान चीन को मिला है, भारत को इसमें तीसरा स्थान दिया गया है। तो सीपरी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सैन्य मामलों में खर्च करने में भारत का स्थान कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा तीसरी रैंक दी गई है। इसके अतिरिक्त चौथी और पांचवी रैंक जो है वो क्रमशः रूस व सऊदी अरब को मिली है। तो अंतरराष्ट्रीय अपडेट्स के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज यही रिपोर्ट है, क्योंकि सीपरी से संबंधित रिपोर्ट बहुत बार पूछी जाती है और इसका एक दृष्टिकोण है कि सीपरी ने जो पिछले साल रिपोर्ट जारी की थी उसमें सबसे ज्यादा हथियार आयात करने वाला या हथियारों का सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र है, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत को प्रथम रैंक दी गई थी। तो यहाँ तीसरी रैंक मिली है और यहाँ प्रथम रैंक मिली है, यद्यपि ये दोनों विषय अलग हैं। अगर हम तीसरी रैंक की बात करें तो वो है सबसे ज्यादा सैन्य लागत वाले राष्ट्र, और अगर हम भारत की प्रथम रैंक की बात करें जो भी सीपरी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी, तो उसके अंतर्गत सैन्य लागत से हटके हथियार आयात के मामले में, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जब सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद से हमने देखा है कि भारत ने बहुत बड़ी सैन्य खरीद की है, चाहे वो अपाचे हो, चाहे वो चिनूक हेलीकॉप्टर की बात करें, राफाल जैसे विमानों की बात करें, असोल्ट जैसे राइफलों की बात करें, फिर या अगर हम
ये स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी रही होगी। तो विशेषकर से नौसेना के पूर्ति करने के लिए या फिर वायुसेना के लिए हथियारों की आपूर्ति करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में हथियार आयात किए थे। और उसी दृष्टिकोण से वर्ष 2017 से लेके और लगातार 2020 तक भारत हथियारों का आयात करने के मामले में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। ये रिपोर्ट भी सिपरी के द्वारा जारी की जाती है। लेकिन अपना आज का जो विषय है वो सैन्य लागत से लेके है, ना कि भारत के हथियार आयात करने के दृष्टिकोण। तो आप इस तथ्य को ध्यान में रखें कि सिपरी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें सैन्य लागत के अंतर्गत भारत को तीसरा स्थान मिला है, प्रथम स्थान पर अमेरिका है। अगर टॉप 5 राष्ट्रों की बात की जाए तो अमेरिका, चीन, भारत, रूस और सऊदी अरब, तो ये टॉप 5 राष्ट्र हैं जो सबसे ज्यादा खर्च सेना पर करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम कल के पॉलिटिकल किस्सों की बात करें या राजनीतिक किस्सों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो है हाल ही के अंदर वो है महाराष्ट्र सीएम सदस्यता संकट। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे हैं, जिन्होंने कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन लेके शिवसेना लीड सरकार बनाई है। तो उद्धव ठाकरे ने जब सरकार बनाई थी उस दौरान ना तो उनके पास विधानसभा की सदस्यता थी और ना ही वो विधान परिषद के सदस्य थे। अब अगर हम संविधान के अनुच्छेद 164 की बात करें तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो राज्य मंत्री परिषद का अंग है उसकी न्यूनतम योग्यता ये रहने वाली है कि उसे मंत्री परिषद का अंग होने के आगामी 6 महीने तक विधानसभा या जिन राज्यों में विधान परिषद है उनमें विधानसभा व विधान परिषद दोनों में से किसी एक का सदस्य बनना आवश्यक होता है। अगर इन मापदंडों की बात करें तो माननीय उद्धव ठाकरे जी का जो कार्यकाल है वो 28 मई को खत्म हो रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 28 मई को उनको मुख्यमंत्री बने हुए 6 महीने हो जाएंगे और इसी अवधि में ना तो वो विधानसभा के सदस्य हैं और हाल ही में ना ही वो विधान परिषद के सदस्य हैं। अब यद्यपि ऑप्शन उनके लिए ये विधान परिषद वाला खुला है क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन है। तो विधान परिषद की सदस्यता से संबंधित अभी एक कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें डिसीजन लिया गया था। वो सीएम ने खुद ने नहीं लेके डिप्टी सीएम के द्वारा वो डिसीजन लिया गया था और उसमें ये समाधान बताया गया कि विधान परिषद के अंतर्गत सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है कुछ एक वो निर्वाचन मंडल के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं, कुछ एक वो है स्नातक के द्वारा, स्नातक जो होते हैं राज्य के उनके द्वारा चुने जाते हैं, कुछ सदस्यों का चुनाव स्टेट्स के जो अध्यापक होते हैं सरकारी अध्यापक उनके द्वारा किया जाता है, कुछ का मनोनयन किया जाता है। तो मनोनयन जो किया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अभी वहां के डिप्टी सीएम ने एक कैबिनेट की बैठक ली और उस बैठक में मंत्रिमंडल के द्वारा और राज्यपाल को यह प्रस्ताव भेजा गया कि उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया जाए और सदस्य मनोनीत किया जाए वो भी राज्यपाल के कोटे से। पर इसमें एक बड़ा पेच है क्योंकि राज्यपाल जो सदस्य मनोनीत करते हैं वो सदस्य एक विशेष कैटेगरी से रिलेटेड होते हैं, कैटेगरी से संबंधित होते हैं, या तो वो कोई सामाजिक सेवाओं से संबंधित होते हैं या फिर उनको खेल का या फिर उनको वित्त का या फिर विज्ञान, कला, साहित्य इस क्षेत्र में बहुत अच्छा अनुभव होता है। अगर इन मापदंड के आधार पर बात करें या इस दृष्टिकोण से देखें तो उद्धव ठाकरे इनमें से किसी भी पैरामीटर्स को पूरा नहीं करते क्योंकि उद्धव ठाकरे की जो पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक पृष्ठभूमि है और राजनीतिक व्यक्ति को राज्यपाल के द्वारा चुने जाने की परंपरा हमारे भारतीय संविधान में है नहीं। यद्यपि लिखित में ये नहीं लिखा हुआ है लेकिन जहां तक ट्रेडिशंस की अगर हम बात करें तो उसमें कई सारे जो क्षेत्र लिखे हुए उसमें राजनीतिक चर्चा नहीं की गई। तो उस दृष्टिकोण से अब ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इनका मनोनयन करेंगे या नहीं करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे संविधान विशेषज्ञ ये भी कयास लगाते हैं कि दूसरा ऑप्शन भी है उद्धव ठाकरे के पास। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपना ये जो 28 मई को कार्यकाल या हम कह सकते हैं कि 6 महीने जो पूर्ण हो रहे हैं उनसे 1-2 दिन पहले त्याग पत्र दे दे और उसके बाद में पुनः वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ले। तो अगर हम इन दोनों ही जो ऑप्शंस है, दोनों ही जो विकल्प हैं
उनकी बात करें तो नैतिकता के लिहाज से ना तो ये ठीक है और ना ही त्याग पत्र देके और पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना भी ठीक है, क्योंकि जिस वो संविधान पद पर बैठे हुए हैं उसकी एक विशेष गरिमा होती है और उसके लिए जो मापदंड हमारे संविधान में संविधान विशेषज्ञों के द्वारा तय किए गए थे, आज के दिन उद्धव ठाकरे के पास वो दोनों ही ऑप्शन नहीं है। यद्यपि एक ऑप्शन बन सकता है उद्धव ठाकरे के पास कि वो विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाए, लेकिन कोरोना वायरस के चलते अभी विधान परिषद के चुनाव जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा आयोजित नहीं किए जाएंगे, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा संकट है। और हाल ही में ऐसा भी लगता है कि जिस दिन तक उद्धव ठाकरे का कार्यकाल पूरा होगा या उनको जो सीएम पद की शपथ लिए हुए 6 महीने हो जाएंगे, तब तक के लिए चुनाव आयोजित किया जाना भी बहुत मुश्किल है। तो ये एक बड़ी समस्या है। यद्यपि इसका समाधान जरूर है, जो हमने दोनों विकल्पों पर चर्चा की है। अगर न्यायालय के अंदर ये मामला जाता है तो न्यायालय इनकी समीक्षा नहीं करेगा और ये जो फैसला है वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाएगा, लेकिन नैतिकता के लिहाज से एक बहुत बड़ा प्रश्न है और हो सकता है कि इसका विपक्षी दल जो है वो दुष्प्रचार भी करे। तो इसका अभी तक कोई डिसीजन हुआ नहीं है फाइनल, लेकिन इसमें प्रथम विकल्प पर विचार किया जाना ज्यादा प्रस्तावित है। तो आज की इस समसामयिक की क्लास के अंदर हमने 2 शब्दों के बारे में चर्चा की है, चाहे वो एक रोबोट हो कर्मी बोट नाम का, या फिर चाहे अपना ये जो वेंटिलेटर जो विकसित किया गया है उस वेंटिलेटर के डेवलपमेंट से रिलेटेड बात हो। जो 2 न्यायिक निर्णय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ एक जो रिपोर्ट है सीप्री की, उस रिपोर्ट से में भी आपको ये ध्यान रखना है कि भारत ने सैन्य लागत के लिहाज से 3रा स्थान प्राप्त किया है। और एक ये पॉलिटिकल किस्सा है, इस पॉलिटिकल किस्से को केवल यहाँ जिक्र करना इस वजह से इम्पोर्टेंट था कि हाल फिलहाल अगर राजनीतिक बिंदुओं की बात करें तो ये गंभीर विषय है जिस पर और जिससे रिलेटेड ये भी है कि इसमें संविधान का अनुच्छेद 169 विधान परिषद की संरचना जो है या विधान परिषद का जन्म जो है उससे रिलेटेड, या फिर 171 विधान परिषद की संरचना या विधान परिषद का गठन जो है उससे रिलेटेड भी ये डायरेक्ट प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है। तो और इसके साथ साथ एक स्टेट्स की जो हम ये कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है या मंत्री परिषद होती है 164, जिसमें ज्यादातर योग्यता और शपथ की चर्चा होती है। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो इस महाराष्ट्र के पॉलिटिकल किस्से से डायरेक्ट ऐड किए जा सकते हैं। तो इन पर आज की इस समसामयिक विषय के अंदर महत्वपूर्ण रूप से ये 6 बिंदु थे। हम अगली क्लास के अंदर डेली अपडेट्स के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। इस कोरोना महामारी के अंदर अपना और अपनों का ख्याल रखें, लॉकडाउन का अच्छी तरीके से पालन करें और इसके साथ साथ WHO व हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका भी पालन करें। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।